ठीक है जी। तो हमने 3 अदद रेशोज़ अभी तक कैलकुलेट की हैं जी खैर से इतनी देर में, और ये 3 रेशोज़ जो हैं ये कैलकुलेट यहाँ पर हो गई हैं। उसके बाद अब किताब के ऊपर हमने ये डिसीजन लिया है पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले कि जितनी देर बच्चे लिखने में लगा रहे हैं उतनी देर में तो गड़बड़ बड़ी हो जानी है, तो हम इसको किताब के ऊपर हाईलाइट करते जाएंगे। जिसके पास हाईलाइटर है वो हाईलाइट कर ले, जिसके पास हाईलाइटर नहीं होगा वो पेन से अंडरलाइन कर ले। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके पास किताब ही नहीं है, क्या करने आए हो? ये पूछना था, क्या करने आए हो? ठीक है, अच्छा जी। तो आपकी बुक्स का पेज नंबर 760 है। इसके ऊपर सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, देख लें इसको। पहले मैं समझाता जाऊंगा, बात करता जाऊंगा, फिर उसको अंडरलाइन करेंगे बाद में। ओके, ये बात हमने कर लिया, क्विकली देखें, आगे भी जाने। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर सबसे पहले मैंने आपको प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशियो बताई हैं। प्रॉफिट 3 तरह के हो सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं रेशियोज में, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और पीबीआईटी। ठीक है, इन तीनों की परसेंटेज निकालनी है तो सिंपल है, जीपी ओवर, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, इस दफ़ा किताब के अंदर ये चीज़ें मैंने चेंज करके डाल दी थी। ठीक है, तो जो काम लास्ट टाइम करते थे, तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें ना तो आपको यहीं से ये सब कुछ मिलेगा, हम डिस्कस भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ओके। अगर आप लोग लास्ट टाइम वाली बुक देखेंगे तो उसके अंदर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं थी, तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया मैंने। तो जो काम हर दफ़ा करते थे वो यही होता था कि टेबल बनाया, नंबर लिखा, रेशो का नाम लिखा, उसका फार्मूला लिखा, और फिर इंटरप्रिटेशन के लिए आगे सफ़े होते थे। ठीक है, वो कोशिश करके मैंने किताब के अंदर बनाया है, तो क्यों ना हम उसी को ही यूज़ कर लें। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इसी के ऊपर ही चलता हूँ। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मुझे अंदाज़ा यही हो रहा है, तो जो काम किया था उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, करें फिर आगे शुरू अब। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या कहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 3 तरह के रेशियोज होती हैं, मतलब प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो में प्रॉफिट 3 तरह के यूज हो सकते हैं, या जीपीओ, या नेट प्रॉफिट हो, या पीबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये कैलकुलेट करके हमने देखा, कैलकुलेट ऐसे ही करते रहेंगे उसी टेबल के अंदर। ओके, तो हमने ये देखा जीपी ओवर सेल 30% आया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी ओवर सेल 4.96 आया आपका, पहले हम निकाल लिया करेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर ये नेट प्रॉफिट 3.85 आ गया। ठीक है, जीपी रेशियो शोज दैट 30 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्न ऑन एवरी 100 रुपी ऑफ सेल। ठीक है, ₹30 ऑन एवरी 100, ये तो हमने लिख लिया है। ओके, ठीक है, एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन वो ठीक है, कहीं यूज़ करनी पड़े तो कर लेना। वैसे क्या लिखा हुआ है, जीपी मार्जिन ऑफ 30% implies दैट कंपनी मे रिड्यूस सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अप टू अराउंड 30 विदाउट इनकरिंग एनी ग्रॉस लॉस होना चाहिए यहाँ पे। क्या ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 रुपये की चीज़ है, 70 की आपने खरीदी थी, 30 का ग्रॉस प्रॉफिट आया है, यानी अगर आप 30 रुपये और कम कर लें ग्रॉस लॉस कोई नहीं आएगा। यानी आप 100 रुपये वाली चीज़ जो 70 की खरीद के 100 की बेच रहे हैं ना, वो 70 वाली चीज़ आप 70 की बेचें तो लॉस ग्रॉस में नहीं है। आप हो सकता है ना आप कहीं कंपेटिटर के साथ घुस जाएं, आपकी 10 तरह की प्रोडक्ट्स हों, तो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है वो इस तरह का काम करना चाह रहे हो, तो वो एक बात लिखी हुई थी। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, जीपी रेशियो क्या करती है जी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मेजर करती है। ठीक है जी, और इट शुड बी सफिशेंट इनफ टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस। उसके बाद आगे फिर वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है, 4.96 है, और आगे कुछ बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करना चाहूँगा ये बात। इन जनरल हायर द रेशियो बेटर इट इज़। ठीक है जी, और इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर net profit ratio with gross profit ratio. A high gross profit ratio and low net profit ratio indicates high overheads cost and admin and selling cost. सिर्फ इनको पढ़ना होता है। ठीक है, और ये लिखना आएगा आपको प्रैक्टिस से। ओके जी, ये ज़रा मुश्किल तरीके से बात लिखी हुई है, मैंने थोड़ा आसान कर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद कंपीटिंग एंटिटीज इन द सेम इंडस्ट्री एंड विद पास्ट ट्रेंड्स। इस लाइन को आप बेशक काट के आप अपने हिसाब से काटें ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें, या ऐसे करके आप आसानी वाला लिख लें जो मैंने लिखवाया है, इट इज़ बेटर टू कंपेयर। तो ये ज़्यादा बेहतर है जी, ये काम मैंने एक दफ़ा कर लिया तो इसी से फ़ायदा उठाते हैं। इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज, ये पूरा आप आराम से स्पून से लाइन सीधी करके लिख लें। ठीक है ना, विद इंडस्ट्री एवरेजेस एंड एंटिटीज
ऑन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। तो ये ऐसे ही मैं कर देता हूँ जी, अब मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है और सही है। तो बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। कैलकुलेशन आपने खुद कर ली, फार्मूलाज हैं आपके सामने, ये हम करते आएंगे इसी तरह से। उसके बाद रेशो क्या बताती है वो लाइन आपने लिख लेनी है। ठीक है, हमने यूँ करके मैं यहाँ पर यूँ लिख देता हूँ एक जुमला जिसमें सब कवर हो जाए कि दीज रेशियोज टेल, स्ट्रेटजी बदल गई है एकदम से, दीज रेशियोज टेल दैट कंपनीज अर्निंग रुपीज़ इतने पर रुपीज़ 100 ऑफ सेल। ये मैंने जनरल वाला जुमला लिखवा दिया आपको। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। तो अब ये तीनों रेशियोज में हम क्या बताएगी, हमें ये रेशियो क्या बताएंगी, ये रेशियो क्या बताती हैं, कंपनी कितने रुपए पर रुपी 100 ऑफ सेल कमा रही हैं। अब वो कौन से वाले होंगे, अगर आपने जीपी रेशियो निकाली है तो हम कहेंगे कंपनी अर्निंग ₹30 ग्रॉस प्रॉफिट पर रुपी 100 ऑफ सेल। फिर अगर आप नेट प्रॉफिट कह रहे हैं तो यहाँ हम लिख देंगे कंपनी अर्निंग ₹3.8 नेट प्रॉफिट पर रुपी 100 ऑफ सेल। इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ज़रा इजी हो गया। ठीक है ना, तो एक जुमला ये आप इस तरह से जनरल लिख लें कि दीज रेशियोज टेल दैट कंपनीज अर्निंग रुपीज़ इतने प्रॉफिट, रुपीज़ डैश प्रॉफिट पर रुपी 100 ऑफ सेल, रुपीज़ डैश प्रॉफिट, वो जौन सा भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट पहले ही बता दिया 3 तरह का होता है। डन जी, चलें आगे। तो इसलिए आपने एक ये जुमला फिट करना है, जब आ जाए उसके बाद बताना है जीपी रेशियो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बताती है, इतनी होनी चाहिए कि सारे एक्सपेंसेस कवर कर ले, और यूज़फुल टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज, ये यूज़फुल टू कंपेयर दिस विद नेट प्रॉफिट, और बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज। ठीक है, तो ये सारे सफ़े के ऊपर इस तरह से मतलब कि कौन कौन सी बातें निकली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 आसान करके भी मैंने लिख दिया। ठीक है जी, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले कौन सी रेशियोज आई, प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशियो। प्रॉफिट 3 तरह का, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, पीबीआईटी, ये तीनों यूज़ हो सकते हैं। अगर वो कुछ ना कहे तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट यूज़ कर लेना परिचय में, सिर्फ कौन सा यूज़ करना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर जब रेशो निकाल लेना तो पहली लाइन ये लिखना, कंपनी इज़ अर्निंग रुपीज़ इतने ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट पर रुपी 100 ऑफ सेल। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताना कि ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या है वो बताता है। फिर इतना होना चाहिए कि सारे एक्सपेंसेस कवर करके प्रॉफिट बचा दे इन्वेस्टर को। ठीक है, फिर यूज़फुल है इसको कंपेयर करना विद नेट प्रॉफिट ताकि पता चल सके कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं या कम हैं। ठीक है, और ये हायर जितनी हो उतनी बेटर है, लेकिन बेहतर है कि इसको अपने प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करो और एंटिटी ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर से। देखो ये अब अप्रोच मैंने एकदम से अभी भी बदली है, लेकिन मुझे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए लग रही है कि अब मैं हर रेशो ऐसे आपको याद करवाऊंगा तकरीबन। अब मैं एक बार फिर बोलने लगा हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा तब होगा जब आप घर पे जाके, जैसे मैंने ये निशान लगवाए हैं ना, आपने इसको वो इंटरप्रिटेशन वाला सफ़ा जो बनाया है ना, जो सफ़े छोड़े हुए हैं, उस पर बैठ के इन 2-4 पॉइंट्स को अपने अल्फाज में लिख लें, वो आपके नोट्स बन जाएंगे, फिर आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आएगी। अब देखो समझ आएगी क्या क्या रेशियोज हैं जी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहली रेशियो कौन सी है जी, प्रॉफिट ओवर सेल। प्रॉफिट कितनी तरह का, 3 तरह का, जीपी, नेट प्रॉफिट और पीबीआईटी। मैंने कहा अगर सवाल खुद पीबीआईटी वाला ना कहे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में तो आपने सिर्फ 2 ही रखने हैं, जीपी और नेट प्रॉफिट। ठीक है, जीपी और नेट प्रॉफिट। अब जब आप रेशियो निकाल लेंगे तो सबसे पहले आप यूं लिखेंगे कि कंपनी इज अर्निंग रुपीज़ इतने जीपी या नेट प्रॉफिट पर रुपी 100 ऑफ सेल। ये कंपनी ये रेशियो ये बताती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जीपी रेशियो इवेल्युएट करती है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। जब घर पे आप दूसरा पॉइंट लिख रहे होंगे आज जाके। ठीक है, तीसरा, इट्स जीपी रेशियो शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर ऑल एक्सपेंसेस। फिर इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर जीपी रेशियो विद नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है,
क्योंकि इससे क्या होगा, हाई जीपी रेशियो एंड लो नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट हाई ओवरहेड कॉस्ट। इस तरह से आपने वो जो मैंने जुमला लिखवाया वो जुमला आपने लिख लिया, ठीक है। हायर दीज रेशियोज बेटर दीज आर, ठीक है ना। और इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंट्री जोन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। तो 6 पॉइंट बन गए, 6 पॉइंट बन गए। अब आखिरी बार, क्योंकि इनका फॉर्मूला बड़ा आसान है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये कौन सी रेशियोज हैं, प्रॉफिट को सेल से देख रहे हैं, प्रॉफिट ओवर सेल, जीपी, नेट प्रॉफिट, पीबीआईटी। पीबीआईटी तब जब वो मुंह से कहे, वरना 2 काफ़ी हैं, ठीक है। जीपी और नेट प्रॉफिट। जीपी रेशियो क्या बताती है जी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बताती है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बताती है। फिर ये इतनी होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस को कवर करके इन्वेस्टर को प्रॉफिट बचा दे। फिर जितनी ज़्यादा हाई है उतनी बेटर है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जितना ज़्यादा उतना बेहतर होता है ना, ठीक है। और कंपेयर करो जीपी और नेट प्रॉफिट को। जीपी रेशियो हाई है, नेट प्रॉफिट रेशियो कम है, तो मतलब एक्सपेंसेस बहुत पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद बेहतर है कि इसको कंपेयर करें इंडस्ट्री एवरेज और एंटिटी ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स, ठीक है जी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगले सफ़े के ऊपर है, वो छुपा के रखा था आपसे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने नंबर्स को देखते हुए। A consistent growth over years indicates a sustainable continuous improvement in the business processes and practice, ठीक है जी। इसमें सिर्फ इतना सा जुमला आप रखें, consistent growth over the year indicates sustainable continuous improvement, बस, ठीक है। क्या मतलब, आपकी हर साल में, ये जरूरत पड़ सकती है ना जुमला, आपकी हर साल में ग्रोथ आ रही है तो अच्छा चलो छोड़ो, ठीक है रहने दो, ठीक, कवर कर लिया हमने पिछले पॉइंट में, काफ़ी है। शक्लें ना बनाओ, ये 6 सर याद करवा के 7वां आप अब लेके आ रहे हैं, नहीं करो बस, ठीक है। सादा बात, ख़त्म कहानी। अब आखिरी बार, अब घर पे जाओगे तो ये खुद लिख सकोगे, लेकिन पहली बार लिखते हुए कोई बात नहीं, चाहती मार लेना, जुमला लिखते हुए पूरा कर लेना। लेकिन एक बार जब आपके ये नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद फिर ज़िंदगी आसान है। फिर आप 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक के अंदर जो है वो रेशोज़ भी रिवाइज़ कर लिया करोगे और 10 मिनट में उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर ले, 20 मिनट में आपका टॉपिक रिवाइज़ हुआ करेगा। लेकिन उसके लिए आज और कल और परसों ये मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में सबसे पहले प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो। प्रॉफिट कितनी किस्म का, 3 किस्म का, जीपी, नेट प्रॉफिट, पीबीआईटी, जो यूज़ हो सकता है। खामोश हो तो सिर्फ जीपी और नेट प्रॉफिट। रेशो निकाल कर क्या बताओगे, दीज रेशियोज क्या बताती हैं, दीज कंपनीज अर्निंग रुपीज इतने ऑफ जीपी या नेट प्रॉफिट पर रुपी 100 ऑफ सेल। फिर जीपी रेशो वैल्यूएट्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। फिर एक मिनट वापस आया जी, शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर ऑल एक्सपेंसेस एंड टू स्पेयर सम प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर। जुमला कोई रट्टा नहीं लगाना है, अगली दफ़ा आप अपने अल्फाज को और तरीके से बता सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है ना। ओके, आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे कह दिया स्पेयर, ठीक है। शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर ऑल एक्सपेंसेस एंड टू स्पेयर सम प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, यही होता है ना। बोलो, उसके बाद फिर जितनी ज़्यादा हायर उतना बेटर प्रॉफिट जो हुआ। उसके बाद कंपेयर करो जीपी और नेट प्रॉफिट को। हाई जीपी लो नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, मैंने शॉर्ट कर दिया था इसको, ठीक है ना। और इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंट्री जोन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। तो ये 3 रेशियोज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद ये 6 पॉइंट्स आपने इंटरप्रिटेशन वाले सफ़े पे खुद लिखने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, याद हो रहा है, साथ साथ डिक्टेशन से टाइम ज़ाया हो रहा था और काम नहीं हो रहा था। ओके, चलें आगे। अच्छा, अब कहाँ गया मेरा वो प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो वर्टिकल एनालिसिस में हमने क्या देखा जी, इधर देखो ज़रा, हमने जीपी को सेल के साथ देख लिया, हमने पीबीआईटी को भी देख लिया, हमने नेट प्रॉफिट को भी देख लिया, पैट को, ठीक है ना। अच्छा, एक और भी तो कंपैरिजन हो सकता है, हम वर्टिकल में देख रहे थे, वो कौन सा था, हाँ जी, एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, फिर कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो। ये 3 नॉर्मली रेशोस इस्तेमाल होती हैं एक्सपेंसेस की भी परसेंटेज देखने के लिए, ठीक है। ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, लेकिन अब ज़रा ध्यान से देख लो वो कौन सी रेशियोस थी, प्रॉफिट ओवर सेल। ये कौन सी हैं, एक्सपेंस ओवर सेल। वो रेशियो क्या बता रही थी, एक 100 रुपये में कितने रुपए जीपी कमाया। ये रेशियो क्या बताएगी, एक 100 रुपये में कितने रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल इनकर की। तो वो हायर बेटर थी, तो ये ठीक है। अब 3 रेशियोज और आ गई जी, एकदम से आपने कर भी ली, बल्कि आपको आती हैं, ठीक है।
मैं ज़रा देख लूँ कौन कौन से नाम हैं, वही लिखूँ ताकि आप वो कैलकुलेट करें फटाफट। कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल, एडमिन ओवर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग ओवर सेल। चलें जी, शुरू हो जाएं जी। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो, नाम बताएगा, फिर सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, फिर एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो। जल्दी करो, कैलकुलेट करो, बहुत आसान है। कॉस्ट ऑफ सेल रेशो, मैं COS लिख दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। कॉस्ट ऑफ सेल रेशो निकाल के दो मुझे, कैसे निकलेगी जरा पहले बता दो। कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल्स इंटू नेट सेल्स इंटू 100, 70%। चलो जी ठीक है। ओहो, यहाँ पे तो मैंने अंग्रेजी लिखनी है, आपने वो आगे बताना होता है, ये फॉर्मूला बन रहे हैं ना आपके जी। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 3020। सेल तो ऊपर आ ही रही है, कितना? 4315 इंटू 100 इज इक्वल टू 70%। पिछले साल को छोड़ो, बस चलने दो, कंपेयर करना होगा फिर कर लेंगे, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। फिलहाल एक साल ही करते चले। कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो और सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, ये 3 रेशोज निकाल दें। ये पहले मैं एंड में ना बच्चों को खुद दे दिया करता था, इस दफ़ा घंटे से भी ऊपर सिर्फ इन्हीं पे लग गया। एडमिन एक्सपेंस रेशो, हालांकि मैं फार्मूलाज भी नहीं बता रहा आपको, आप खुद ही बताते जा रहे हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक ही चीज़ होती है, पता है ना। सेलिंग एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, सेलिंग एक्सपेंस या डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने जो एग्जांपल में सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ था, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशो कर, एक ही बात। डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग, चलो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, क्या पता आप लोग इसको भी मसला हो आपको। सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की रेशो जी, ये दोनों रेशोज भी आप ही निकाल दो। मैंने फार्मूला भी नहीं बताया, लेकिन आप लोग खुद ही करते जा रहे हैं। टॉपिक इतना आसान है, लेकिन मेहनत क्या करनी है, ज़रा बताना, ज़रा बताना, ज़रा बताना कौन कौन सी बातें की थी अभी पिछली रेशो में। प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, प्रॉफिट 3 तरह का, उसके बाद जो रेशो निकल आए उसको बताओ, रुपी इतने ऑफ प्रॉफिट पर रुपी 100 ऑफ सेल। उसके बाद हायर द रेशो बेटर इट इज। जीपी निकाल, जीपी वैल्यूएट करता है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। जीपी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि एक्सपेंसेस कवर करके प्रॉफिट बचा दे। फिर कंपेयर करना है नेट प्रॉफिट से, अगर हाई जीपी लो नेट प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हैं, फिर बेहतर है इंडस्ट्री एवरेज और ये एंटिटी ओन परफॉर्मेंस, ये से कंपेयर करो। अब ये 6 पॉइंट्स आपने घर जाके लिखने हैं। वो लिखने के लिए आप बेशक किताब दोबारा खोलिएगा और जुमले को बेहतर कर लेना अपने हिसाब से, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके टिप्स के ऊपर ये 6 पॉइंट्स आ गए हैं। कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के अंदर प्रॉफिट ओवर सेल रेशो जब आएगी, ये 6 पॉइंट्स में रहते हुए आपने बात कर लेनी है। इससे कम नंबर कम है तो कम लिखना है, नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लिखना पड़ सकता है। तो ये मेहनत करोगे तो भाई तैयारी होगी, ये खुद करनी पड़ेगी। अच्छा ही हो गया अल्लाह ने दिल में डाली कि इस तरह लिखवाऊंगा, तो ये तो बस लिख के फिर से बेहतर है याद करवा दो, समझा के याद करवा दो, खुद जाके लिखें। हाँ, लेकिन ये मंडे ट्यूसडे आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं चेक करूँगा, यानी कि मंडे को मैंने इनमें से जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को चेक कर लेना है, सारी लिखी या नहीं। वैसे तो आप आज जाके यही काम करेंगे, इंशाल्लाह लिखेंगे, कल सारा भी चेक करा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 को दिन दे दूंगा, आधी आधी करके चेक करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो के लिए फॉर्मूला बताओ। एडमिन एक्सपेंस ओवर, ये इतना ही आसान है ना, अब क्या करें, अब ये रेशो है ही आसान, मुश्किल रेशो तो अभी आई ही नहीं है। पता नहीं सारी पूरी होते होते जोहर भी हो जानी है जी, ऐसे ही कहना है जी। एडमिन एक्सपेंस कितने हैं? 296 डिवाइडेड बाय इनटू इज इक्वल टू 6.9%। चलो जी ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, सेलिंग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये फार्मूला जो है ना, ये नाम ही बता रहा है।
लेकिन इसको ना इजी नहीं लेना होता, इसलिए मैंने इस दफ़ा पहले करवाया। बच्चे ना इसको मैं कह देता था एंड पे खुद ही कर लो और 2-4 बातें बताता था, उसको ना सही लिफ्ट नहीं कराते थे, लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशन आ जाती है तो फिर नंबर लूज होते हैं खाम में। ठीक है ना जी, बेटा आ जाता है 10 से 15 नंबर का सवाल इसमें से भी जी। 800 ओवर 431, लेकिन रेशो की कैलकुलेशन बहुत कम होता है कि सिर्फ उसी के नंबर हों, इंटरप्रिटेशन के असल नंबर भी उसी के ही होते हैं। दोनों काम सीखने 12 हैं जी। जी मेरे बच्चों, अब ये रेशोज़ देखो और मुझे बताओ ये रेशोज़ क्या बता रही हैं। अगर आप एक 100 रुपये की चीज़ बेचेंगे ना, यानी कि 100 रुपये की सेल जनरेट करें, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल 70% निकल जानी है, उसमें से 6.9 एडमिन एक्सपेंसेस निकल जाने हैं, उसमें से 18.5 सेलिंग एक्सपेंसेस निकल जाने हैं। ठीक है ना। अब ये आपने एक तो आज इस दफ़ा भी देख लिया कि एक 100 रुपये की सेल में इतनी कॉस्ट ऑफ सेल है, इतना सेलिंग, इतना एडमिन एक्सपेंस है, और दूसरा अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कि कमी आई या ज़्यादा। ठीक है, तो ये जी 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 जी। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में प्रॉफिट ओवर सेल देखा, जिसमें जीपी नेट प्रॉफिट, मैं ये दो बोलता हूँ, ठीक है, जीपी और नेट प्रॉफिट हमने देखे। ठीक है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थी, हायर बेटर। अभी हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर ही एक रेशियो का नज़रिया देखा है जो बेसिकली प्रॉफिट को कम करने वाली चीज़ों को देख रहा है, यानी एक्सपेंस। ठीक है, तो ये एक्सपेंस रेशियोज हैं बेसिकली, लेकिन वो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही होगी ना। इनका कम होना बेहतर है, जैसे पिछली रेशियोज का ज़्यादा होना बेहतर था, इनका कम होना बेहतर है। अब जब आप ये 3 रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे तो आप जो मेन जुमला है वो क्या लिखोगे, कंपनी इज इनकरिंग ₹70 कॉस्ट ऑफ सेल पर ₹100 ऑफ सेल, 6.9 एडमिन एक्सपेंस पर ₹100 ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 18.5 पर ₹100 ऑफ सेल। ठीक है, हो गया ये। तो कहाँ पे करके लिखूं, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं तीनों के लिए ना एक जुमला लिखवाना चाह रहा था। चलो पढ़ के तो देखो, ये क्या है जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर ये क्या था, प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, और अब क्या आ गया जी, कॉस्ट ओवर सेल। कॉस्ट, कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी कॉस्ट है, सेलिंग एक्सपेंस भी कॉस्ट है, एडमिन एक्सपेंस भी कॉस्ट है। तो इन तीनों कॉस्ट को सेल से डिवाइड करके रेशो निकाली हमने। ठीक है, और ये रेशोज आपने ये निकाली हैं 70%, 6.9%, 18.4%। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ इन द गिवन सिनेरियो कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो स्टेट 70 आउट ऑफ 100 रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, लुकिंग एट द अदर रेशियोज। ऐसे करके मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में, जो जनरल जुमला है। कंपनी हैज इनकर्ड रुपीज डैश पर रुपीज डैश एक्सपेंस, जो भी हो, ठीक है ना, पर ₹100 ऑफ सेल। ठीक है जी। अब the company is the ratio is telling that these ratio tell that company has incurred ₹70 cost of sale per ₹100 of sale, या ₹6.86 पर ₹100 ऑफ सेल, या ₹18.54 पर ₹100 ऑफ सेल। ठीक है, अब द लोअर द रेशियो द बेटर द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस। ये बात समझ आती है, ये जितनी कम होंगी उतना बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब पढ़ लेते हैं ज़रा। कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है ना जी, कॉस्ट ऑफ सेल नॉर्मली सेल के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल की रेशियो चेंज नहीं होती। क्यों सर, इन्फ्लेशन भी हो सकती है। नहीं, बड़ी सादा सी बात है। हाँ जी, आपने चीज़ खरीदनी है तो बेचनी है,
आपने 10 चीज़ें खरीदी 7 रुपये की, तो आपकी जीपी रेशो 30% थी। 10 रुपये की चीज़ें बेची, बोलो खरीदी कितने की? 7। मैं मिसाल ले रहा हूँ कि नहीं, ज़रा इसको उस तरह कर लेते हैं। आपने 2 रुपये की एक चीज़ खरीदी, ठीक है, 6 आइटम्स खरीदे और वो आपने बेचे, खरीदे थे आपने 6 रुपये के, जीपी कितना आया? 6, 50%, ठीक है। अच्छा, आपने 2 यूनिट्स और बेच लिए, आपने 8 यूनिट्स बेच, ये कितने थे? 6 थे ना, आपने 8 यूनिट बेच दिए, हर यूनिट 2 रुपये का बेचा, 16 हो गए। खरीदे कितने के? 8 के। क्या आ गया? 8। तो जीपी रेशो फिर भी कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल देखो 50%। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 50%। मैं और बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मैंने कितने यूनिट्स बेचे थे जी? 6। ये कितने यूनिट बेचे? ये कितने बेचते? 15 यूनिट बेचे, हर यूनिट 2 रुपये का बिके, 30। ये हर यूनिट खरीदा कितने का? 15 का। तो फिर तो अभी भी क्या है? तो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है ना, चूँकि वो वेरिएबल कॉस्ट होती है एक तरह से, जितने यूनिट्स खरीदते जाओगे बढ़ते जाएंगे ना, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वही बेच रहे हो। जब बनाते जा रहे हो तो बेचते जा रहे हो। हाँ, जो चीज़ नंबर ऑफ यूनिट्स के बदलने से बदलती है वो होती है आपकी सेलिंग एडमिन कॉस्ट। क्या मतलब? आपने इस दफ़ा एक मुलाजिम रखा हुआ है, एक मुलाजिम, ठीक है, एडमिन एक्सपेंस आपका 1 रुपया है, ठीक है जी। अब एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो कितनी आ रही है ज़रा बताओ? 1/12 करें तो 8%। अच्छा, आपने इस बार यूनिट बेच लिए 8, मुलाजिम तो वो एक ही है। रेशो के बारे में बताओ क्या हो गया? पता नहीं बढ़ेगी या कम होगी, चेक करो। कम हुई है। अच्छा, आपने वही मुलाजिम रखा हुआ था उसी दुकान के अंदर, आपने माशाल्लाह माशाल्लाह रश लग गया, आपने 15 यूनिट्स बेच लिए, बताएं, यानी आपकी एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो यहाँ पर कितनी थी? 8%। यहाँ पर कितनी थी? 6%। ऐसे ही यहाँ पे कितनी हो गई? ये क्या हो रहा है? ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये नहीं बदल रही। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो पर यूनिट कम होती जा रही है, लेकिन मैंने कॉस्ट नहीं बढ़ानी, मैंने सिर्फ इतनी सी बात करनी थी आपको, ठीक है। यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है, कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशियो, ये नॉर्मली सेल के बढ़ने से नहीं चेंज होती, क्योंकि जितनी सेल बढ़ाओगे उतनी कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ जाएगी। ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है ना। जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, वो मिसाल के तौर पे, आप कॉस्ट भी बड़े मज़े का सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ठोकर तक जाना था, आप अकेले रिक्शे पे जाएं तो रिक्शे वाला कितने लेगा? 500 रुपये लेगा। अगर आप अपने दोस्त को भी साथ ले जाएं तो, लेकिन आपको कितने में पड़ा? 250 तो उसने नहीं देना, अच्छा नहीं शेयर करना है तो 250 पड़ गए, ठीक है। और अगर ये 500 चले जाओ उस रिक्शे में, एक साथ भी बैठ जाओ उसके सिर्फ हैं, तो अब ये क्या है? रिक्शे का 500 की कॉस्ट जो है ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप एक जाते हैं तो वो 500 पड़ रही है कॉस्ट, पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी पड़ी? 500। आई कैप आपका सेंटर बना हुआ है, पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी पड़ी? 500। अगर 2 हो गए तो पर यूनिट कम होगी, चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो परसेंटेज कम होती चली जाती है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ था, ज़रा पढ़ाना चाह रहा था, सिर्फ इतनी सी बात। क्या यहाँ तो उन्होंने ये लिख दिया ना, जो नहीं अंडरलाइन करना मैं वो बता रहा हूँ। इन द गिवन सिनेरियो कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशियो स्टेट्स दैट एवरी ₹70 आउट ऑफ 100 रुपी ऑफ सेल रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा जी, हमें पता है दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट्स दैट वेरी विद लेवल ऑफ, these are direct costs that vary with level of sales. These are direct costs that vary with level of sales, ठीक है। Looking at the other two ratios, we find that in this particular period every 6.86 rupees out of every 100 for sale were spent on admin and 18.54 were spent on selling and distribution। ठीक है जी, पता है हमने, वो ये सारा कुछ हमने इस लाइन में कवर कर लिया हुआ, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जी।
द कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशियो डज नॉट नॉर्मली चेंज। मैं अब नॉर्मली चेंज हो भी सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि चेंज नहीं हो रही। ये चेंज तब भी हो सकती है ना। देखो मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर 6 यूनिट्स खरीदे रुपए का, ठीक है, यहाँ पे 8 खरीदे रुपए के, इतना बड़ा ऑर्डर लेकर गए तो उसने कहा चल यार तुम्हें 1 रुपये का नहीं, तुम्हें जो है वो 8 आने का देता हूँ। बदल सकती है ना कॉस्ट, तो नॉर्मली नहीं बदलती, लेकिन कभी ऐसा कोई बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो फिर थोड़ा वो चेंज आ भी सकता है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो डज नॉट नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल, लेकिन एडमिन सेलिंग एक्सपेंस नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि ये फिक्स होते हैं। अच्छा, कॉस्ट रेशियोज रिप्रेजेंट व्हाट एक्सटेंट ऑफ सेल एन इंडिविजुअल एक्सपेंस और ग्रुप ऑफ एक्सपेंस, द लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। पहली लाइन को छोड़ो, दीज रेशियो हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग। तो ये ज़्यादा आसान थी, ठीक है जी, सादा बात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पहले कौन सी हमने पढ़ी, प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशियो, वो जीपी और नेट प्रॉफिट बताती थी पर रुपी 100, वो जितनी हायर उतनी बेटर, साथ साथ याद हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें हमने कहा था जीपी रेशियो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, इतनी होनी चाहिए कि ये एक्सपेंसेस कवर करके प्रॉफिट बचा दे, ठीक है। अभी हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये एक्सपेंसेस कवर करके प्रॉफिट्स को बचा दे। उसके बाद जितनी ज़्यादा उतनी बेटर, लेकिन जीपी रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो को कंपेयर करो, जीपी रेशियो हाई, नेट प्रॉफिट रेशियो कम है, तो इसका मतलब ये वाली कॉस्ट ज़्यादा हैं, ठीक है ना, ऑपरेटिंग ये वाली एडमिन सेलिंग, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जीपी से कॉस्ट ऑफ सेल जीपी से ऊपर होती है ना, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बेहतर है इंडस्ट्री एवरेज और पिछले साल से कंपेयर करो। फिर अगर ज़्यादा नंबर होते हैं, या वो कहता है एक्सपेंस रेशियो भी बताओ, नॉर्मली ये बताते नहीं हैं, ये रेशो कहाँ कवर कर गए हम, देखा आपने गौर किया हो अगर, तो ये रेशो हमने यहाँ कवर की थी ना, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बता रही है, क्या कहा था, इतनी होनी चाहिए कि ये एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस को कवर कर ले, ये कवर हो रही, ठीक है ना। ये दोनों रेशो कंपेयर करो तो ज़रा हाई जीपी और लो नेट प्रॉफिट हो तो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ये क्या कर रहे थे हम, एक्सपेंसेस को बीच में कवर कर रहे थे। तो अगर ये साथ में कह दे, अगर वो सिर्फ कहे ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाल लो, तो पहली 3 ही काफ़ी हैं, बल्कि उसमें से भी 2 ही कर देते हैं, जीपी और नेट प्रॉफिट, और उसी के अंदर सारा कुछ कवर कर लेते हैं। प्रैक्टिस में करके देखेंगे, ठीक है, सही है, ओके। तो एक्सपेंस रेशियोज में आए, तो एक्सपेंस रेशियोज क्या कहती हैं जी, कि कंपनी हैज़ इनकर्ड रुपीज़ इतने पर रुपी 100 ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें अब कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशियो के बारे में क्या है, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो वेरी करती हैं विद लेवल ऑफ सेल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशियो नॉर्मली चेंज नहीं होती विद चेंज इन सेल, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस की जो सेल्स हैं वो नॉर्मली चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और ये जितनी लोअर हों उतनी बेहतर है, मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं कंट्रोल करने में और फ्यूचर के एक्सपेंसेस को एस्टीमेट करने में। तो ये बहुत आसान सी थी, इसमें इतनी बहस की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख दिया करेंगे, जब रेशियो के इंटरप्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि कंपनी इज़ इनकरिंग रुपीज़ इतने, कॉस्ट ऑफ सेल पर रुपी 100 सेल, ठीक है जी। अब लेट्स से कॉस्ट ऑफ सेल थी ये, ठीक है, तो आप कहोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स आर डायरेक्ट कॉस्ट दैट वेरी विद लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड बल्कि इसको यहाँ पे क्या लिखना अलग से, यहीं पे ही कर लें, ये कॉस्ट ऑफ सेल यहीं पे कवर हो जाएगी ये बात। कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशियो नॉर्मली डू नॉट चेंज while selling admin ratios normally change with change in sale, lower the ratios better it is and these ratio help management to। तो ऐसे करके नोट्स बनते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो 3-3 का ये तेसर थी ना, 3-3 थी, ठीक है। पहली 3 रेशियोज, ये 6 की 6 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही हैं, लेकिन इनमें से 3 को क्या कहते हैं, प्रॉफिट ओवर सेल, और इनको कहते हैं कॉस्ट ओवर सेल, एक्सपेंस ओवर सेल कह दें आप, एक्सपेंस ओवर सेल, ठीक है। तो जीपी नेट प्रॉफिट या पीबीआईटी अगर वो कह दे तो ठीक है, वो हायर बेटर 5 पॉइंट उसके थे, और ये आसान सी हैं, ये लोअर बेटर है, ठीक है जी। कितनी देर हो गई है जी हमारी इस क्लास को, ये पॉज करेंगे ना जब ये वाला पार्ट, तो फिर ब्रेक करते हैं, ठीक है। 1 घंटा, ये इस पार्ट को नहीं, इस पार्ट को कितना टाइम होगा, चलें ठीक है, 20-25 मिनट में इंशाल्लाह हम ये वाली रेशियो कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है।
उसके बाद 15-20 मिनट की ब्रेक भी कर लेंगे। देखते हैं यार, पता नहीं इसको क्या हो गया मेरे नोट्स को। चलो जी, अच्छा जी, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं। अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही चल रही हैं। ठीक है, ये कौन यूज़ करता है ये बातें करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में कौन इंटरेस्टेड होता है, फिर अगली रेशियोज जो ब्रेक के बाद करनी है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, फिर लिक्विडिटी, इनमें कौन कौन सी रेशियो में कौन कौन इंटरेस्टेड है, सारा इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, रेशियोज बड़ी बेसिक रेशियोज हैं, इसी तरतीब में ही रखें। यही रख लेते हैं। अच्छा जी, बस 3 रेशियोज हैं, उसके बाद ब्रेक करनी है हमने। बस 3 रेशियोज हैं। ठीक है, 3 रेशियोज हैं। एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरी है रिटर्न ऑन इक्विटी, तीसरी है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापसी नहीं, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज चल रही है ना, प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट इक्विटी के साथ कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट एसेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। फिर एक एसेट टर्नओवर रेशियो भी है, खैर चलो उसको देख लेते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझने के लिए पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है ये समझना पड़ेगा। ये इक्विटी जो है इसको कैपिटल कहते हैं, बिल्कुल लिटरल मीनिंग में ये इक्विटी ही कैपिटल है। ठीक है, लेकिन जब हम ब्रॉडर मीनिंग में लेकर जाएं ना बात को, ठीक है, कि ब्रॉडर व्यू क्या है कि किसने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे दे रखे हैं, ये है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ इक्विटी, यानी कैपिटल का ब्रॉडर मीनिंग। कैपिटलॉइड जिसको कहते हैं ना, वो ये होता है कि जी ओनर्स ने सारी ज़िंदगी के लिए पैसा कंपनी को दिया हुआ है, और बैंकों ने भी लंबे लंबे अरसे के लिए 20 साल 25 साल इतने लंबे लंबे अरसे के लोन दिए होते हैं। ये बिजनेस के अंदर पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हो। तो बिजनेस किन सहारों के ऊपर खड़ा होता है? ओनर जो घर से पैसा लाए या जो लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों ने दिया हुआ है। ये फाइनेंस है बिजनेस के पास, जो बिजनेस लेकर चला रहा होता है खुद को। ये 2 तरह के फाइनेंस प्रोवाइडर्स होते हैं बिजनेस को। इक्विटी प्रोवाइडर्स होते हैं, ओनर्स जो होते हैं, इनको रिटर्न में बिजनेस डिविडेंड देता है, और ये डेट प्रोवाइडर्स जो होते हैं, इनको रिटर्न में बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा होता है। जी, अभी तक तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं है कि कैपिटल वाले इंटरेस्ट दें, कैपिटल वाले, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर चूंकि लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट्स वाले इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये इक्विटी वाले डिविडेंड लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल मैं ब्रॉडर मीनिंग की तरफ चला गया हूं। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड समझाना चाह रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कहां से फाइनेंस ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो वो 2 जगहों से लिया होता है, एक ओनर्स से, वो तो सारी जिंदगी रहता है इनके पास, और दूसरा बैंकों से लंबे अरसे के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल एम्प्लॉयड पता लगेगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे ना। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला जी? इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवर्स सरप्लस, आपको होता है, सब कुछ होता है ये। ठीक है ना, वो इक्विटी। तो इक्विटी प्लस
नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा अगली बात, देखा ना बाल स्विंग हो गई, उठा लो, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। अच्छा जी, अब एक और फॉर्मूला भी है, कोई सोच के बता दे। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला भी है, कोई सोच के बताए। टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज, डाटा ऐसे भी तो दिया हो सकता है ना, ठीक है, वो आपको बता दे, डाटा ऐसा दे दे, आप फंस जाओ तो फंसना नहीं है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स, बल्कि यूं ही लिख लेता हूँ जैसे आपकी एग्जांपल में लिखा हुआ है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये भी क्या निकल आएगा, चेक कर लेते हैं ज़रा, अपनी एग्जांपल तो सामने पड़ी ही है, इसमें कैलकुलेट करके। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, कैसे निकलेगा, क्या है जी आंसर, कितना, 4500 प्लस 2500, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 7000। ये है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ कैपिटल। लिटरल मीनिंग ऑफ कैपिटल क्या है, इक्विटी, जो ओनर घर से पैसे लाए, ठीक है। और ब्रॉडर मीनिंग कैपिटल का क्या है, जिसमें इक्विटी भी है और डेट भी, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए किसने बिजनेस को फाइनेंस दे रखा है, ठीक है। अच्छा दूसरे तरीके से भी चेक कर लें, नॉन करंट एसेट्स कितने हैं जी, 5000, करंट एसेट्स कितने हैं जी, 3000, करंट लायबिलिटीज कितनी है जी, 1000, क्या है आंसर। तो ये दोनों तरीके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, मशहूर ज़माना फॉर्मूला तो यही है जो यूज़ होता है, लेकिन कभी कभार आपको ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है अगर डाटा ऐसा ना अवेलेबल हो कि आप इक्विटी प्लस, वो डाटा ना दे, इक्विटी ना बताए, लेकिन टोटल एसेट्स बता दे, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बता दे और करंट लायबिलिटीज़ बता दे, तब भी आप निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं इक्विटी की बात नहीं कर रहा, इक्विटी तो पता है क्या होती है, इक्विटी होती है टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ माइनस कर देना, ये इक्विटी की बात नहीं हो रही। लिटरल मीनिंग ऑफ कैपिटल की बात नहीं हो रही, ब्रॉडर मीनिंग की बात हो रही है। ब्रॉडर मीनिंग में कैपिटल का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं होती, बल्कि इक्विटी प्लस डेट होता है। आप बड़े होकर पढ़ेंगे इसको, शायद एमएफए में पढ़ें, शायद बीएफडी में जाकर तो पढ़ना ही है फाइनल में, कि दो तरह के फाइनेंसिस के ऊपर बिजनेस खड़ा होता है, एक तो वो इक्विटी कैपिटल कहते हैं, दूसरे को डेट कैपिटल कहते हैं, डेट कैपिटल भी कहते हैं इसको, ठीक है। बहरहाल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, यही मशहूर ज़माना फार्मूला, यही याद रखना है। दूसरा इसलिए लिखवा दिया कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो पता तो हो, ठीक है जी। अच्छा अब एवरेज कैपिटल, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मतलब, बिजनेस में पैसा जो इन्वेस्ट कर किया गया है, ठीक है। इस पे रिटर्न का मतलब ये देखेंगे कि जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस पे कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। 100 रुपये परसेंटेज में निकलेगा, 100 रुपया बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करें तो उस पर कितने रुपए का प्रॉफिट आता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको बता देगा कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, किस में ना करें। एक कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी वाला है चाहे डेट वाला है, वो तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हैं ना। 100 रुपये अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है एक बंदा बिजनेस ए में और उसको 15% मिलता है रिटर्न, और दूसरे बिजनेस बी के अंदर वो इन्वेस्ट करके उस पर उसको 22% नज़र आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हायर इज़ बेटर। वो सिर्फ बीच में एक्सपेंस आए थे जो ज़रा, क्योंकि वो एक्सपेंस क्या था, प्रॉफिट को कम करने वाली चीज़ थी, तो वो हमने कहा था लोअर इज़ बेटर, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है जी, इक्विटी प्लस नॉन करंट। चल अब ज़रा आ जाएं अपने, कहाँ गया हमारा टेबल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जी। कौन से नंबर पे रेशो चल रही है, अब तीसरे 6 हो गए, ये 7वां आ जाएगा जी, नंबर 7। फार्मूला इसका क्या है जी, PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो प्रॉफिट उस पर नज़र होगी ना अब जिसमें से ना तो इक्विटी वालों का डिविडेंड माइनस हुआ है और ना ही डेट वालों का इंटरेस्ट, तभी तो हम ये देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है बिफोर डिडक्टिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स।
जाहिर है जो बंदा नया आ रहा है, इन्वेस्ट करने आ रहा है, वो यही देखेगा ना कि इंटरेस्ट और डिविडेंड से पहले क्या कुछ है, वो टैक्स इंटरेस्ट से पहले, इवन डिविडेंड से भी पहले क्या रिटर्न कमाया है इन्होंने, ताकि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। ठीक है, डिफरेंट टूल्स हैं जी, रेशोज है कि डिफरेंट टूल्स है, डिफरेंट तरीक़ों से हम देख रहे होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कोई देख रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड से बता दो, कोई अभी आगे आएगा सिर्फ इक्विटी से बता दो, कोई आगे आएगा कहेगा मुझे एसेट्स के हिसाब से बता दो, बता देंगे। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, एवरेज, जहाँ मुमकिन हो एवरेज आउट कर लें इस रेशो के अंदर, जहाँ पे मुमकिन हो आपने एवरेज ले लेना है। एवरेज सिंपल एवरेज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल एवरेज है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और कोई चीज़ नहीं। ठीक है, अच्छा अब अपने सवाल की तरफ आते हैं, निकालें बल्कि आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये 3 रेशोज हैं, बस आगे ये करके फिर ब्रेक करते हैं जी। भाईजान एक तो आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले क्या है ये देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, अभी आपको बताया था, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। इक्विटी कितनी है 1160, यही है ना, ये इक्विटी का टोटल आ रहा है भाई। शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी कितनी है 1160, और लॉन्ग टर्म लोन कितना है 125, पिछले साल भी अवेलेबल है ये इक्विटी, और 150 क्या है लॉन्ग टर्म डेट लोन। ठीक है, अब हमने एवरेज करना है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग क्या होगा, ये जो 2023 है ये पिछला साल है, ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर बनी हुई है ना, तो ये 31 दिसंबर 23 का जो क्लोजिंग है यही तो हमारा ओपनिंग है। ठीक है, तो हमने इसको, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है हमने, तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालो। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1110 प्लस 150, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है जी 1160 प्लस 125 जी, बोले 128। ठीक है, अब मुझे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था, तो मैं कैसे निकालूंगा जी, ओपनिंग है 1260 प्लस क्लोजिंग है 1285 डिवाइडेड बाय, देखो ना किसी क्लोजिंग डेट के ऊपर जो हमने साल के आखिरी दिन कोई लोन ले लिया, हमने साल के आखिरी दिन को लोन ले लिया या एंड पे आके शेयर्स इशू कर दिए, अब वो पैसा तो बिजनेस में बिल्कुल एंड पे आया है, वो पैसा तो बिजनेस में बिल्कुल एंड पे आया है। क्या वो सारा साल हमारे प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूट करता रहा था, नहीं ना, तो इसलिए ज़्यादा मीनिंगफुल क्या हो जाए अगर हम पूरे साल को एवरेज कर लें, ओपनिंग क्लोजिंग को, ज़रा बेहतरी आ जाती है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू जी 73, चलो 2.5 कर लो, 3 कर लो, अब माफ़ी दे दो 3 कर लो, 1273। अब ये तो हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, कैसे निकला समझ आ गया। अब पीबीआईटी सवाल में गिवन था, ना होता तो हम निकाल लेते, वो कितना है जी 214। प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स को एवरेज नहीं करना होता, प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही क्या है फॉर द ईयर, एज ऑन थोड़ा ही होता है। ठीक है, बस ठीक है, पीबीआईटी 14 यहीं पे निकाल रहे थे यार। पीबीआईटी आरओसी ही क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जी, पीबीआईटी कितना 214, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
एक मिनट, इसको ऐसे करके ले आते हैं ना, अब ये वर्किंग हो जो गई है। हो की रे, मुझे लगता है सारा मिट ना गया। चलो यार ठीक है, समझ आ गई। ये वर्किंग नंबर 1 है, पता है ये आपकी वर्किंग 1 हो गई। ठीक है जी, आपने यहाँ पे रेफर तो करना है ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला। ये वर्किंग 1 ज़रा दूर है, ठीक है, आपके पास ही है। इंटू 100 इज इक्वल टू 16.8। अब ये रेशो क्या बताती है? ये रेशो बताती है फॉर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। क्या बोला? फॉर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस कह दो या इन्वेस्टेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो, कंपनी इज अर्निंग 16.8 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पिछले साल से कंपेयर करोगे या दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो भी जुमला यही लिखोगे ना। ओके, चलो अब इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। कौन सी? ये मैं लिखवाऊंगा ना, ये तो मैं लिखता हूँ ना, ये वाली बात तो मैं हर एक की लिख रहा हूँ। चलते हैं, तरतीब ज़रा आगे पीछे होगी यहाँ पे किताब में, कर लेते हैं उसको सीधा। प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला नज़र आ रहा है जी, PBIT एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8 ही निकला हुआ है। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन यहाँ पे है, और बोलो इसी तरह से आपने निकाला था, 1273 कर दिया था हमने। ठीक है, 16.8% आ गया। ठीक है, 16.8 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिकेट्स दैट रिटर्न ऑफ 16.8 ऑन एवरी ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। यहाँ पे लिखा हुआ है बस यही, ठीक है, इसको मैंने लिख ही दिया ऐसे चेंज करके। तो हमने यहाँ पे क्या बताया जी, ये इतनी सी बात बताई हुई है। ये देखो ज़रा, ₹16 on every ₹100 invested in the business। Important thing is invested in the business। ठीक है, यही अगली रेशो में जाकर अगर सिर्फ इक्विटी होगा तो हम यूँ कहेंगे रुपीज़ इतने ऑन एवरी ₹100 इन्वेस्टेड इन इक्विटी। ये फ़र्क है। तो बिजनेस लिखो या कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो। ठीक है, ये पॉइंट अहम पॉइंट है। ये वो वाला पॉइंट है जो पहले मैं अलग से, क्योंकि वहाँ पे ना असल में 3 रेशो थी ना, इसलिए मसला आ रहा था। यहाँ पे हर रेशो की पहली लाइन के अंदर ये बात लिखी होगी, इंशाल्लाह यहीं से ही हमारा ये अंडरलाइन होता जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है? कितने रुपए कमाए पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, तो ये रेशो क्या बताती है? हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज लॉन्ग टर्म फंड्स आर बीइंग एम्प्लॉयड। ठीक है, एफिशिएंटली, हाउ एफिशिएंटली रेशो क्या शो करती है? हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज लॉन्ग टर्म फंड्स आर बीइंग एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब यूज्ड। ठीक है, एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? यूज्ड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अब याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, और ये रेशो क्या बताती है? ये रेशो क्या बताती है? पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये रेशो क्या बताती है कि कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को कैसे मैनेज किया है, एफिशिएंटली या इनएफिशिएंटली। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होगी, पिछले साल से बढ़ गई है, तो आप कहोगे एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स हुआ है। ठीक है, दूसरी कंपनी से ज़्यादा है तो आप कहोगे हाँ ज़्यादा बेटर मैनेज कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को, तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं जी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ओवरऑल बेटर होती हैं अगर ज़्यादा हों। ठीक है, ये रेशो बताती है कि हमने अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म फंड्स को कैसे यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर आपकी पिछले साल की निस्बत ये रेशो इम्प्रूव हुई है तो आप कहेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स को हमने एफिशिएंटली यूज़ किया है।
और अगर ये रेशो पिछले साल की निस्बत कम हुई है तो आप कहोगे मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं थी। आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में, इंडस्ट्री के अंदर कंपैटिटर के कंपैरिजन में आपकी रेशो ज़्यादा है तो आप कहोगे हम ज़्यादा बेटर मैनेज कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को। और अगर ये कम है इंडस्ट्री से तो आप क्या कहोगे, हम बेटर मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड वालों क्लास में ही हो ना भाईजान, आखिर में क्या मोबाइल पे लगे हुए हो? हाँ, स्क्रीन पे ज़्यादा सही नज़र आता है या वैसे ज़्यादा सही नज़र आता है? तो स्क्रीन में देखो ना, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे क्यों देख रहे हो? फाइंड आउट नहीं मिलेगी, सॉरी, उसके बारे में सोच लेते हैं। ओके हाँ भाई, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, बस ये ब्रेक करते हैं फिर। ठीक है, ज़्यादा चाहिए, चलो बस मुश्किल काम ख़त्म हो गया, बस अब तो चलते जाना है हम। ठीक है, ज़रा पढ़ लें इसको। दिस रेशो मेजर्स इंटरेस्ट एंड टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। रहने दो इस पॉइंट को। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज एडेड बैक टू डिटरमिन द प्रॉफिट दैट विल बी अवेलेबल एज। ये सिर्फ डिस्कशन में लिखने वाली बात जो होगी वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा, लेकिन पढ़ तो लेना एक दफ़ा। Interest on long-term debt is added back to determine the profit that will be available as return to providers of long-term capital resources. The capital employed is the share capital. The capital employed is the highlight ही करना, मैंने पहले बता दिया आपको. Capital employed is the share capital and reserves plus long-term debt capital such as bank loans, bonds and loan stock. मैंने बता दिया आपको कि long-term debts. ठीक है ना, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, बस इसमें यही लिखा हुआ था, कोई नहीं हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। वेयर पॉसिबल यूज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, बता दिया आपको, बता दिया। फॉर्मूला के अंदर ये दोनों बातें कवर हो गई हैं। ठीक है ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला है जी, इक्विटी प्लस डेट, ऐसा ही है, बोलो। अच्छा, उसके बाद यूज़ कौन सा किया हमने, एवरेज, वो एवरेज भी कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने वो फार्मूला के अंदर ही कवर कर ली हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ यूजुअली द एवरेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, ओके। तो कहाँ क्या कह रहे थे जी, वेयर पॉसिबल। अच्छा, वेयर पॉसिबल का मतलब क्या है यार, अगर बैलेंस शीट ही 1 साल की दी हुई है तो फिर कैसे एवरेज करेंगे, ओपनिंग तो नहीं है ना, तो ठीक है फिर क्लोजिंग से ही कर लेंगे, मजबूरी है। ठीक है, A higher return on capital employed indicates more efficient use of capital, ऊपर हो गई है ये बात कवर। Return on capital employed should always be higher than cost at which the funds are acquired, ये एक important बात है। क्या मतलब, मतलब आपने एक लोन लिया है बैंक से और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है 18% और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 16%, तो इसका मतलब आपने इतना कमाना नहीं है जितना आपने पैसे जिससे लिए हैं उसको दे देना है, तो अल्टीमेटली आप लॉसेस में जाते जाओगे, आप अपने रिजर्व्स खाने शुरू कर दोगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ आई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि 100 रुपये इन्वेस्टेड इन बिजनेस कितना कमाया, कितना कमाया। अब मैंने कहा मिसाल के तौर पे आपने रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी निकली 18 रुपये का मतलब आप हर 100 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले को 18% कमा के दे रहे हो। अब आपने मिसाल के तौर पे एक बैंक लोन लिया और वो बैंक लोन लिया आपने, वो आपको मिला है 22% रेट के ऊपर, तो आप जितना कमा रहे हो उस पैसे से जो बैंक का इस्तेमाल किया है, बोलो। वैसे तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए हो जाता है कि हम रिटर्न ऑन सिर्फ मैं डेट का, ये लोन का इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ, इक्विटी के ऊपर तो वैसे डिविडेंड जो है वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये चीज़ें होती हैं, बीएफडी में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिंपल करके बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने एक लोन लिया है बैंक से और उस पर इंटरेस्ट देना है आपने 22%, और वो लोन क्यों लिया आपने, पैसा बिजनेस में इस्तेमाल करें ताकि प्रॉफिट जनरेट करें। अब जब आपने वो प्रॉफिट्स जनरेट किए पैसा इस्तेमाल करके, तो वो प्रॉफिट्स आए हैं 16 या 18%। अब आपने जिस बंदे से पैसे लिए हैं इस्तेमाल करने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए,
उस पैसे से आपने कमाए 18-16% और उस पैसे वाले को देने आपने 20-22% हैं, तो फिर ये तो सही बात नहीं है ना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करें, मैंने हाईलाइट कर दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड ऑलवेज बी हायर देन कॉस्ट एट विच द फंड्स वर acquired, otherwise it indicates that company is not employing its capital effectively and is not generating shareholder value. ठीक है, for example if a company borrows at 20% and achieves a return of only 16.8%, मिसाल के तौर पे इन्हीं की बात कर रहे हैं शायद, है ना, अगर इस कंपनी की 16.8% है और मिसाल के तौर पे इन्होंने लोन जो बोरो किया हुआ है वो 20% पे किया हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है दे आर एक्चुअली लूजिंग मनी। वो इतना कमा नहीं रहे जितना गंवा रहे हैं। एक 100 रुपये का लोन लिया है बिजनेस चलाने के लिए, उस 100 रुपये को जो बिजनेस में इस्तेमाल किया उससे कमाया 16 और उससे गंवाया 20, तो फिर लूज कर रहे हो ना मनी। ठीक है, अच्छा, बार हाईलाइट करने वाली सिर्फ इतनी सी बात थी। द इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी दैट हैज़ अ higher return on capital employed than the other available options. Higher the ratio, better it is. कहीं और ना मिला तो फिर यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ओके। Return on capital employed is a useful measure to compare profitability across competing industries, entities based on amount of capital they use. It becomes more useful when the comparison is between capital intensive entities. Moreover, for a single company, return on trend over the years significant. Generally speaking, investors are more inclined to invest. इसकी जगह आप बेहतर है आप वही वाला जुमला लिख लें, इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स, हाउएवर इसको यूं लिखें ना, इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन, इसको हाईलाइट में कर देता हूं। ठीक है, क्या मतलब, हायर द रेशो बेटर इट इज़, ये बात हो गई ना। ठीक है, तो इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर क्या आप जुमला यहां पे लिखेंगे, हायर द रेशो बेटर इट इज। ठीक है जी, और अगला जुमला क्या होगा, हाउ एवर इट इज, वही पहले वाला, हाउ एवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। ये क्यों बार बार बंद हो रहा है, हम देते हैं जी। ये देखे भाई, इतनी सी बात प्लीज़, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, अब बस अब गाड़ी ट्रेन चल पड़ी है, अब ट्रैक पे आ गए जी। रिटर्न कैपिटल, इसको इतनी आदत ही नहीं लंबी क्लास की मेरे ख्याल से। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये क्या बताएगा, ₹100 इन्वेस्ट करें अगर बिजनेस तो कितना कमाता है कोई भी बिजनेस। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो आ गया फॉर्मूला, जहां पॉसिबल हो यूज करो एवरेज, PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में आपको क्या बताया, ये क्या होता है, नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है, लेकिन चलो फिलहाल ये याद रखें बस। ठीक है, वो फिर ज़रूरत पड़ने पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वैसे लिखवा दिया था, वो जहाँ पे लिखा था ना वो आपने लिख लिया होगा, मुझे पता है, वो लाजमी लिख लेना। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये रेशो क्या बताती है, 0.1, ये लिखोगे। कितने रुपए कमाए ऑन एवरी ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। नंबर 2, shows how efficiently company is managing its या using its long term funds। ठीक है जी, तीसरी चीज ये लिखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड ऑलवेज, लेकिन ये बनाने हैं घर पे नोट्स इस तरह से। ठीक है ना, मैं कल चेक करूंगा। ठीक है, हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जब लिखोगे ना घर जाके, इंशाल्लाह 70-80% वैसे ही याद हो जाएगा, टॉपिक तैयार हो जाएगा। वरना नहीं करोगे तो अगली बार तो है ही फिर। Return on capital employed should always be higher than cost at which funds were acquired. Otherwise, it indicates that company is not employing its capital efficiently and is not generating shareholders value. बस काफ़ी। ठीक है, उसके बाद नंबर
4 पॉइंट ये लिखोगे, हायर द रेशियो बेटर इट इज़, ठीक है जी। और नंबर 5 पॉइंट लिख लोगे, हाउ एवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड इट इज़ ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट मुझे अब आपने याद करवाना है, मैंने कल करवाना है आपको, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ दें और आगे बढ़ें। रिटर्न ऑन, बेटा बस मैंने आपको कहा कि मैंने ये रेशोज आगे शुरू हो रही हैं ना, डिफरेंट रेशोज हैं। उससे पहले ज़रा मैं मुझे किसी जगह पे ब्रेक लगाने दो ताकि उस ब्रेक का फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है ना। कोई भी ज़रूरी नहीं है, मैंने सारी रेशोज नहीं कंप्लीट की, नहीं की, इफेक्टिवली कर ली तो कोई नहीं, जितनी हो गई परेशान नहीं होना आपने, लेकिन मुझे ब्रेक किसी जगह पे लगाने दो, ओके। बीच में ना ब्रेक लगवाओ। रिटर्न ऑन एसिड करते हैं बाद में आके, रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट रेशियो है आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, अब इक्विटी जो है, अभी प्रेफरेंस डिविडेंड का नाम जो है कहीं पे लिखा भी हो तो छोड़ देना, मैंने अभी आपको नहीं बताया हुआ, इंशाल्लाह बताना है आपको, बताया उधार है। थोड़ा सा इधर हो जाना उस्ताद यार को भी। अच्छा जी, रिटर्न ऑन इक्विटी, अभी क्या देखा हमने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी क्या करने लगे जी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। क्या फ़र्क होगा, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला ब्रॉडर मीनिंग नहीं, अब लिटरल मीनिंग आ गया। इक्विटी होल्डर कौन है, शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट भी कौन से वाले पे उनकी नज़र होगी, जो सारा कुछ दे दिला के उनको बचना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड जो बढ़ता है वो किस में से बढ़ता है, रिटेन्ड अर्निंग में से ना, बोलो। और रिटेन्ड अर्निंग में क्या जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जाता है, क्या जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही जाता है ना। तो ये फार्मूला भी तो आपको आता है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एवरेज इक्विटी, एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। एवरेज इक्विटी कैसे निकलेगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। और ये रेशियो क्या बताएगी, ये रेशियो बताएगी कि एक 100 रुपया अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, आप बिजनेस नहीं बोलना, यही तो फर्क है। बिजनेस का मतलब क्या है, इक्विटी प्लस डेट, लॉन्ग टर्म फंड्स जिसके अंदर इक्विटी भी है डेट भी है, लेकिन ये सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है, तो सिर्फ जुमला लिखते हुए इतना सा चेंज करना है, फॉर ₹100 इन्वेस्टेड इन इक्विटी कंपनी इज जनरेटिंग इतने रुपए के प्रॉफिट, ये भी हायर जितना बेटर उतना, ठीक है। तो ये फ्लो में आ गई ना चीज़ें, तो जरा कर लें एक बार, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो पैट ओवर एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी, पैट ये जो लिखा ना माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स को काटना नहीं है आपने प्लीज, लेकिन अभी ये पेंडिंग है, ओके। हाँ, मैंने अपने उसमें काट दिया ताकि ज़रा फिलहाल आपको नजर आए, क्योंकि सवाल के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, इसलिए यूज़ नहीं होना इसने, इसलिए फिलहाल आपका क्या फॉर्मूला है, पैट। और जब वो मैं समझाऊंगा ना प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडीमेबल इरिडीमेबल, जो मैंने आपको पेंडिंग की हुई है कॉन्सेप्ट, 20-25 मिनट लगने, 20 मिनट लगते हैं उसके ऊपर, उसके बाद ये खुद ही आपको पता होगा इसका क्या करना है, लेकिन फिलहाल छोड़ें, ठीक है। तो पैट ओवर एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी या एवरेज इक्विटी कर लें, ऑर्डिनरी इक्विटी लिखा था मैंने, जरा एवरेज इक्विटी इनटू 100, चलो जल्दी करो जल्दी करो, किधर है सवाल, किधर है, जल्दी करो। अब एवरेज इक्विटी कैसे निकालोगे, आपका सवाल चल रहा है, तो ये चलो वर्किंग 2 आपकी हो जाएगी। हाँ भाई, इक्विटी किधर पड़ी है, ये 1160, ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है। इक्विटी 1160 ओपनिंग हो गई, नहीं एक ही बात है वैसे तो, 1110 ओपनिंग हो गई, लेकिन मैं ज़रा छेड़ नहीं रहा तरतीब, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ठीक है ना। और क्लोजिंग 1160 डिवाइडेड बाय 2 जी, कितना, ये 1135 क्या है जी, एवरेज इक्विटी। अब आया आप यहाँ पर, पैट पहले ढूंढा, पैट कितना है, पैट 166 डिवाइडेड बाय 113 वर्किंग 2, छोटी सी कर दी आपने अलग, इंटू 100 इज इक्वल टू 14.6%, ठीक है, ओके। छोड़ो 2023 को। अब क्या बताएगी जरा, पहले जैसे वो बातें की थी एक आधी बात कर लें, क्या जी, कंपनी इज ₹14.6 पर ₹100 इन्वेस्टेड इन इक्विटी, बस होगी इंटरप्रिटेशन, ठीक है।
ये बताएगी कि इक्विटी होल्डर्स के पैसे को इसने कैसे मैनेज किया है। जैसे वहाँ क्या बता रहे थे, हमने फंड्स को, लॉन्ग टर्म फंड्स को कैसे मैनेज किया, एफिशिएंटली या इनएफिशिएंटली। यहाँ पे क्या बताएंगे, हमने शेयर होल्डर्स के फंड्स को, जो शेयर होल्डर घर से पैसे लाए थे, उसको कैसा मैनेज। डिफरेंट तरीके हैं देखने के लिए बस जी। मैं भी जा रहा हूँ उधर, ठीक है, उसको सही कर दूंगा, फ़र्क कोई नहीं पड़ता जी, लेकिन जुमला चेंज ज़रूर करेंगे। चलें जी, अब आ जाएं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर मैंने जो छोड़ा है उसको छोड़ा हुआ है फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि ये जब कल करवाऊंगा तो फिर ही एग्जाम्पल 3 और 4 हो सकेंगे, इसलिए ये बीच में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये पेंडिंग जी। रिटर्न ऑन इक्विटी, पैट ओवर एवरेज इक्विटी कितना निकला जी, 14.2। The return on equity is 14.2%, meaning that entity generates a return of 14.2 for every rupee 100 invested by the shareholders into the business. अब आप into business से अगर into business से कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था वैसे, how efficiently entity is long, ये ₹100 on every ₹100 invested in the business। यहाँ पे क्या लिखा है, by the shareholders into the business। आप इस into the business को उड़ा दें, आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, हालांकि बात तो वही लिखी हुई थी, शेयर होल्डर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यूँ लिखना चाहिए था फॉर 14.2 फॉर ₹100 फॉर एवरी ₹100 इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। अब ठीक हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें तो शेयर कैपिटल होना चाहिए था, रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो इक्विटी में ही होती हैं, तो वो भी इन्वेस्टेड ही है ना, उसने कमाया है, तो बिजनेस ने कमाया है, उसने निकाला नहीं है, तभी तो रिटेन्ड पड़ा है, वो भी इन्वेस्टेड, री इन्वेस्ट हुआ पड़ा होता है, ठीक है ना। तो ऐसी बातें नहीं करनी, ठीक है ना। नंबर 1 डन हो गया जी। ये नंबर 1 जैसे यहाँ पे किया था, ज़रा हाईलाइट किया, कितना किया था, हाँ पूरा ही कर दिया था, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, the entity generates a return of 14.2 for every ₹100 invested by the shareholder, ठीक है, या invested in the equity, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। return on equity measures the ability of entity to generate profits from investment made by its shareholder। ये अच्छा पॉइंट है, लिखना तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ है ही ना, अब एक आधा पॉइंट तो लिखना ही है। a good ROE is the indicator of effective management of, ठहर जाओ एक मिनट, इन दोनों में से कौन सी चीज़ हाईलाइट करें, रिटर्न मेजर एबिलिटी ऑफ अ गुड आरओ, तो ऊपर वाली ठीक है, अब आपने कर लिया होगा। अ गुड आरओई इज इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अ गुड आरओसीई इज इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स यूजिंग, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पर वही बात थोड़ा सा चेंज कर दे, रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। अ गुड आरओई इज द इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। और वो क्या था, आरओसीई इज एन इंडिकेटर, अ गुड आरओसीई इज एन इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग। बात तो वही चल रही है, ठीक है ना। ओके, अच्छा पॉइंट है, कर लें इसको हाईलाइट पूरा। ये नंबर 2 हो गया जी हमारा, ठीक है जी। दिस रेशियो नॉर्मली यूजेज द वैल्यू ऑफ शेयरहोल्डर इक्विटी एज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं जाता, वो कहता है जी जो बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल है ना, बस उसी को यूज़ करते हैं, मार्केट वैल्यू, ठीक है, छोड़ें इस पॉइंट को। एवरेज वैल्यू ऑफ इक्विटी शुड बी यूज्ड इफ पॉसिबल, हाँ हमने किया एवरेज। दिस इज द एवरेज ऑफ इक्विटी एट द बिगिनिंग। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड यूज्ड इन दिस। अच्छा, ये तो सिर्फ बताया जा रहा है कि ये करना है, ठीक है भाई, हमने कर लिया ये सारा कुछ, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट बिल्कुल मिलती जुलती हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट, अब एक बात याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एसेट्स जिनके अंदर यूं लिखा हुआ था ना हमने, नॉन करंट एसेट्स, बल्कि वहीं चलते हैं, फिर क्यों लिखें, एसेट्स होते हैं बराबर, भाईजान एक्सक्यूज मी, एसेट होते हैं बराबर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही हैं, बस करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो। ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही है ना, बस करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो, ठीक है ना। तो जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया था ना,
बिल्कुल वैसे ही रिटर्न ऑन एसेट्स एक और रुख से हम देख रहे होते हैं इस रेशो को, पीबीआईटी को ही पकड़ते हैं, ठीक है, और डिवाइड करेंगे अब टोटल एसेट्स या कभी कभी फिक्स एसेट्स भी, जैसे सवाल कह दे वो कर लिया करेंगे। इससे हम, जैसे हम ये कह रहे थे ना, पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म फंड्स कितने जनरेट हुए, तो उस रेशो में सिर्फ ये कह देना है फॉर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन एसेट्स। तो ये तीन रेशो एक जैसी ही हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हम लिखते हैं रुपी 100 फॉर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस कितना कमाया। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए कहते हैं फॉर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बाय शेयर होल्डर्स या इन इक्विटी कितना कमाया, और इसके बारे में कह देंगे रुपी 100 इन्वेस्टेड इन एसेट कितना कमाया, ठीक है। तो कहाँ थे हम? बस ये एक, इसके बाद एक रह गई है बस, ठीक है जी, इसके बाद एक रह गई, उसके बाद ब्रेक है, ब्रेक आ गई है, ब्रेक आ गई है नाजरीन और हाजरीन। उसके बाद रेशो ही थोड़ी सी रह जानी है, वो टेंशन ही लेनी, वह मुश्किल काम हो गया इंशाल्लाह जी। वो पहला 1 घंटा था ना, स्टार्ट से ही ऐसे चलते ना, वो फिर सही हो जाना था। बहरहाल चलें, सुने सुने सुने, उस पर बुनियाद बनी थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हो गया, और रिटर्न ऑन एसेट। पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स भी कर सकते हैं, पीबीआईटी ओवर नॉन में से माइनस करंट यानी नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ये दोनों में से जो वो कहेगा वो करेंगे। वैसे नॉर्मली ये होता है, खामोश हो तो हम टोटल एसेट्स, लेकिन कभी कभी ना आईके शरारत 1-2 बार की भी आईके अपने यूं भी कर देता है रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट्स, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। तो फिर मसला कोई नहीं है, बस डिनोमिनेटर में टोटल की बजाय नॉन करंट एसेट्स लेना, ठीक है जी बच्चों। चलें, पीबीआईटी ओवर जी बिल्कुल, ये नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है, मैंने जो शरारत की थी और आपको हो गई वो शरारत, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा जी, अच्छा भाई फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स। नंबर 9 पे पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, इसको एवरेज ना करें, चलें ठीक है, वैसे कर लेते होते हैं इसको भी, लेकिन आप सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड, फिलहाल जो मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी को एवरेज कर लें, इसको ज़रा टोटल एसेट्स ही लें। पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? हाथ तो उसने खड़ा किया हुआ, तुम्हें क्या हुआ? हाँ जी बोलो। यार पैट अभी तक कहीं नहीं, कहीं पैट, कहीं पैट, एक ही जगह पैट आया है, और वो था जब शेयर होल्डर ने देखा था। शेयर होल्डर को जो मिलता है वो पैट ही होता है, उससे पहले सब कुछ ही माइनस होना है। पीबीआईटी को शेयर होल्डर नहीं अकेला बैठ के देखता। हाँ, पीबीआईटी हम तब देख रहे थे जब शेयर होल्डर के साथ बैंक वाले भी बैठ के देख रहे थे, तो वो प्रॉफिट वो वाला देख रहे थे जिसमें सभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ था। बहरहाल आप फिलहाल सिर्फ इतना याद रखें कि इक्विटी होल्डर सिर्फ पैट को देख रहा था, बाकी तो पीबीआईटी को ही देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो रिटर्न ऑन एसेट्स पीबीआईटी ओवर, ये सिर्फ इस जगह पैट आया है, नहीं पीबीआईटी था, ये भी पीबीआईटी था। अभी आगे पीबीआईटी तो जाना ही नहीं, खत्म हो जाना है जी। पीबीआईटी बता दें 214, और टोटल एसेट्स, चुप कर जाएं, थोड़ी सी हिम्मत करनी है अब। टोटल एसेट्स 1441। मुझे मिल क्यों नहीं रहा? $14.41 इंटू 100, जिंदगी आसान है बस जी। 14.9 ही कर लेते, चलो ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई आपसे परिचय में ये कह दे कि आपने रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स बताना है, तो बस आपने 214 को डिवाइड कर देना है, किधर है नॉन करंट एसेट्स?
ये 989, ठीक है। तो दोनों रेशियोज अलग अलग आंसर देंगी, जाहिर सी बात है। तो जो अगर खामोश हो तो हमने नॉर्म यही है, टोटल एसेट्स को यूज़ करना होता है, और अगर ऐसा ना हो और वो खुद कह दे फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, तो फिर वो नॉन करंट एसेट्स के साथ ही निकाल देना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये रेशो क्या बता रही है, छोड़ो आप बताओ, ये रेशो क्या बता रही है? 14 पॉइंट, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक टोटल की बात। ये रेशो क्या बता रही है? द कंपनी इज अर्निंग ₹14.9 पर ₹100 इन्वेस्टेड इन एसेट्स। अब वो एसेट्स कौन से जो सवाल में आपने कैलकुलेट किए हैं? अगर टोटल किया तो टोटल एसेट्स लिख दो, अगर नॉन करंट एसेट है तो नॉन करंट एसेट लिख दो, सिंपल, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज एवरी ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस asset generate 14.85 in profit if taken from perspective of non current asset। ये जरा मुश्किल जुमला लिखा हो, इसको जरा आसान ना कर लें। दिस मीन्स, हम अपना जुमला लिखते हैं, दिस मीन्स AL इज अर्निंग, जैसे हमने एक जैसे सारे जुमले करने हैं ना, बार बार कौन याद करे ये चीज़ें, एक ही बार याद होनी चाहिए ना। अब ये तीनों रेशोज एक जैसी हैं तो बस चीज़ें ही बदलें। क्या मतलब? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो हम कहें ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इतना कमाया। रिटर्न ऑन इक्विटी हो तो हम कहें ₹100 इन्वेस्टेड इन इक्विटी, इतना कमाया। रिटर्न ऑन एसेट आए तो ₹100 इन्वेस्टेड इन एसेट लिख दें, ताकि जुमला एक जैसा हो जाए ना। ऊपर वाली बात पढ़ जरूर लेना, लेकिन ये लिखना यही वाली अपने नोट्स के अंदर। दिस मीन्स AL इज अर्निंग ₹14.9 पर ₹100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स। इन्वेस्टेड इन, मैंने टोटल वाला लिखा है ना, और अगर दूसरी वाली होगी तो वो नॉन करंट एसेट्स लिख दोगे। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हाईलाइट करने वाला है, वो बाद में देखते हैं। नॉर्मल कन्वेंशन इज टू यूज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड टोटल एसेट्स विच इंक्लूड बोथ करंट एंड नॉन करंट, हाउएवर अदर वेरिएशंस आर समटाइम्स यूज सच एज नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, बता दिया आपको। आगे, द रिटर्न ऑन एसेट रेशियो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो and measures the return produced by the total assets. It helps both management and investor to know how well the company, ये एक अच्छा पॉइंट है। ये रेशो बताती क्या है? हाउ, किधर गया? ओ सॉरी, ये तो हाउएवर है, ये नीचे है। It helps both management and investor to know how well entity convert in investment into जैसे पहले में क्या कहा था, इधर देखो, ये जो एक जैसे जुमले जो होते हैं ना, आइडेंटिफाई करने हैं। ये एक जैसे जुमले, 3 रेशो है ना, तीनों में एक जैसे हैं। एक भी आ गई तो तीनों, हर जगह पे तीनों रेशो आ, तीनों में एक जैसे लिख दो। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये रेशो क्या बताती है? हाउ एफिशिएंटली एंटिटी लॉन्ग टर्म फंड्स को मैनेज कर रही है, यूज कर रही है, एम्प्लॉय कर रही है। आगे बढ़े जी। एबिलिटी ऑफ एंटिटी जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड बाय, क्या है जी? हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज मैनेजिंग इक्विटी। ऊपर क्या लिखा हुआ था? हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज मैनेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स, या हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। यहाँ हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इक्विटी, और वहाँ पे अभी जो तीसरी गई है, हाउ कर ही लेते हैं इनको एक जैसा, इनको कर ही लेते हैं एक जैसा। इसको क्या करेंगे? इस जुमले को हम अपने नोट्स में क्या लिखेंगे? हाउ एफिशिएंटली, दिस रेशियो टेल्स अस हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। इधर देखो, फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। अब मैं कोशिश करता हूँ ये कॉपी पेस्ट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़े, आ गए रिटर्न ऑन इक्विटी वाली रेशो में। अब ये क्या बता रही है? ये देखो, सारा जुमला सेम रखा, ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, वरना तो बता तो दिया ही था। दिस रेशो टेल्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स इक्विटी, या सिर्फ इक्विटी। ठीक है, सही है। तीसरी रेशो में आए, ये रेशो क्या बता रही है?
हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम टोटल एसेट्स, या अगर नॉन करंट एसेट यूज किया तो नॉन करंट, तो एक जैसा जुमला हो गया ना। यानी पहला जुमला भी सेम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 100 रुपये पर रुपी 100, पता नहीं कितने 18-16 जितने भी, इतने रुपए पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म फंड्स या बिजनेस। दूसरी रेशो में आए इतने रुपए कमाए पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन इक्विटी। तीसरे में आए इसमें तो इतने रुपए कमाए पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट या नॉन करंट एसेट। फिर दूसरी बात भी हमने सेम कर ली कि हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज मैनेजिंग इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू जनरेट प्रॉफिट। दूसरे में आए हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज मैनेजिंग इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी टू अर्न प्रॉफिट्स। और तीसरा हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज मैनेजिंग इट्स टोटल एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स। ठीक है, एक जैसा जुमला हो गया ना तीनों में। द एनालिसिस वुड बी मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला हर जगह ही आ रहा है। ठीक है, तो नंबर 2 ये हो गया। और नंबर 3 इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स, ये वही है, ये वही लिखा हुआ है मुख्तलिफ अंग्रेजी में। एनालिसिस वुड बी मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल व्हेन कंपेयर्ड विद एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स, वही वाला है ना। बोलो तो आपका अपना जुमला मशहूर ज़माना एक जगह, वो एक सेम ही रखना, वो जुमला हर दफ़ा सेम रखना। जहाँ जहाँ मैंने कहा है ना इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर, वो वही वाला है। ठीक है, वो हर जगह वही रखना। Analysis would be more useful meaningful when compared with entity's own performance over the years and similar industry। ठीक है, तो ये तो भाई तीनों रेशोज एक जैसी निकली, हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो देखो साथ साथ हो जाए ना याद। ठीक है, अब ब्रेक के बाद आके फिर मैं ये सारी एक बार 2 से 3 मिनट में आपको रिवाइज कराऊंगा। अच्छा सुने सुने सुने, एक रह गई है बस अभी, सुने वो जो मैंने कहा था सुन लो। अच्छा ऐसे करोगे तो ये जोर का भी नहीं मारना भाई, इनका बोर्ड। अब्दुल्ला मैंने मशवरा मांगा आपसे। देखो इधर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इतने रुपए कमाए पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। हाँ, इसका ये क्या बताती है, हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज मैनेजिंग इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू जनरेट प्रॉफिट्स। तीसरा, ये हमेशा हायर होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात। फिर हायर तो बेटर है ही, हाउ इट इज बेटर टू कंपेयर डॉट डॉट डॉट। रिटर्न ऑन, उधर ना लिखना पर्चे में डॉट डॉट। रिटर्न ऑन इक्विटी, कितने रुपए कमाए पर रुपी 100 इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर या इन इक्विटी, एक ही बात है। फिर ये क्या बताती है, हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इक्विटी। और यहां पे भी नहीं लिखा हुआ तो आप लिखें तीसरा पॉइंट, रेशो नॉलेज। एक मिनट एवरेज यहां पे लिखो तीसरा पॉइंट। ये हो गए, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है ना। और तीसरा क्या, इट इज बेटर टू कंपेयर, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर, ताकि एक जैसा हो जाए ना परे, दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंटिटी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। कल मैंने नोट जब चेक करने ना आपके नोट्स, तो उसमें डॉट डॉट ना देखूं मैं। चलें जी, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आखिरी रेशो 10वीं रेशो हमारी, और वो है एसेट टर्नओवर रेशो। एक बात याद रखना, टर्नओवर वाली सारी रेशोज ना परसेंटेज में नहीं होंगी, टाइम्स में होंगी। किसमें, टाइम्स में। ठीक है, 3 और टर्नओवर रेशोज आनी है अभी इसके बाद। बहरहाल ये आखिरी रेशो है, ब्रेक से पहले आखिरी रेशो आ गई है, आखिरी रेशो आ गई है, जॉग जाओ जॉग जाओ। नहीं ना, आखिरी सचमुच। और ब्रेक है, उसके बाद साकिब भी कोई खबर लेके आए, मैं चुप करके बैठे जरा। है वो खबर हमारे, है खबर, है खबर। अच्छा अब तो बनती है एक रेशो। अच्छा टाइम ज़ाया हो रहा है, प्लीज सुनो। आखिरी रेशो, इस एसी को भी कुछ करते हैं, आखिरी रेशो के बाद ना करें, इसे एसी को ऊपर कर दें। अच्छा जी, आखिरी रेशो है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर, नाम पे ना जाना, ये नाम ऐसा, बस नाम ही ऐसा है। बेसिकली रेशो बताती है 1 रुपया अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में लगाएं, 100 रुपया नहीं, टाइम्स में आ गए ना 1 रुपया। 1 रुपया अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पता है ना, बिजनेस में 1 रुपया अगर बिजनेस में लगाएं तो कितने रुपए की सेल जनरेट होती है। टर्नओवर मींस सेल,
टर्नओवर आम उर्फे आम में इस्तेमाल किया था ना, टर्नओवर सेल का, ठीक है। तो वैसे तो इसका जो नाम है ना रेशो का, पहले मैं लब देता हूं, इसका जो नाम है ना, अगर सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, अगर तो इसका नाम ये लिखा हुआ आ जाए सेल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फिर तो फॉर्मूला भी नाम के अंदर ही है। लेकिन वो ये लिखता नहीं है, वो लिखता यही है, एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसने क्या आना है आंसर, टाइम्स में। और टाइम्स का मतलब क्या है, 1 रुपया अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में डालें तो ये कंपनी कितने रुपए की सेल निकालती है। अब इससे क्या फायदा होगा, हम कहेंगे जी जैसे पहले करें ना, रिटर्न यहाँ पे है, एसेट टर्नओवर आ गया है ये टाइम्स में, ठीक है। अपने पेज के ऊपर जाके आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, नंबर 10 आ गई है जी, टाइम्स जी, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पर्चे में एक बार एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया ना, तो फिर बार बार इस्तेमाल वही करना है, फिर नहीं करने लग जाना कैलकुलेट, ओके। अब निकालो, नेट सेल्स कितनी है जी, सेल्स कितनी है 4315, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकला पड़ा है हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, 3.39 टाइम्स। अब ये रेशो क्या बताती है, ये रेशो बताती है फॉर एवरी ₹1 invested in business, company is generating 3.39 rupees of sale। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं कहूँगा कंपनी हमारी इस कंपनी ने 1 रुपये, इस कंपनी में 1 रुपया फेंकें तो ये 3.39 की सेल निकालती है, और दूसरी कंपनी में 1 रुपया फेंकें तो वो 4 रुपये की सेल निकालती है। तो सेल टर्नओवर जितना ज़्यादा उतना बेटर होता है ना जी, क्या ख्याल है, ठीक है भाई, सही है ना। सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतने प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। साकिब जाना मत, बस अब हमने ख़त्म कर लिया ये काम, ठीक है जी। अच्छा, तो 3.39 है, बिल्कुल यही है। अब इसके बारे में क्या कहते हैं, सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स जनरेट। ये नहीं अच्छा लगा मुझे जुमला, इससे अच्छा जुमला करते हैं। बहरहाल फिलहाल ये तो देख लें, एवरी सिंगल रुपी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है ये जुमला, लेकिन हम ना इसको भी वैसा ही जुमला बनाते हैं, ठीक है। हम पहला जुमला क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे कि एल इज अर्निंग ₹3.39 पर ₹1 RE पर ₹1 इन्वेस्टेड इन, इज जनरेटिंग लिखें कि एल इज जनरेटिंग ₹3.39 ऑफ सेल पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये भी जितना हायर उतना बेटर होता है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब दूसरा जुमला हम कैसा लिखते आ रहे थे, ज़रा वो भी चाहती मार के आता हूँ। ये कहाँ गया, वो तो ऊपर चले गए। अच्छा, ये रेशो पहले थी, हमने एंड पे की। दिस रेशो टेल्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी, ये मैं अभी लिख के देता हूँ, हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज कन्वर्टिंग इट्स एसेट्स इनटू सेल। ये ज़रा डिफरेंट है, ठीक है ना, लेकिन एक जैसे जुमले बन गए ना हर एक के। तो पहले हमने क्या लिखा, ये जी इतने रुपये, वो प्रॉफिट, वो परसेंटेज वाला था, परसेंट 100 वाला, 100 रुपये की सेल, 100 रुपये इसमें लगाएं तो इतने प्रॉफिट देता है, 100 रुपये इसने इतना प्रॉफिट, 100 यहाँ पे क्या है 1 रुपये के अगेंस्ट, ठीक है, टाइम्स वाला। तो जुमला सेम बना लिया हमने यूँ बता दिया, पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस कंपनीज अर्निंग इतना, पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस इक्विटी कंपनीज अर्निंग इतना, पर ₹100 इन्वेस्टेड इन एसेट कंपनीज अर्निंग इतना, ठीक है ना, वो एक जैसे हो गए ना। और साथ ही हमने ये भी बता दिया कि ये क्या बताती है, हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज मैनेजिंग लॉन्ग टर्म फंड, वो एक जैसे जुमले हो गए। तो उस जैसे ही इस तीसरी का भी जुमला बना लें, है भी ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, और वो प्रॉफिट एंड लॉस वालों से हटके है। वो जो थी प्रॉफिट ओवर सेल रेशो भूल गई है, जीपी ओवर सेल, नेट प्रॉफिट ओवर सेल, फिर एक्सपेंस ओवर सेल, फिर उन्हीं के अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली आ रही है चौथी, ठीक है। तो 6 वो थी प्रॉफिट एंड लॉस वाली, और 4 ये हैं। तो ये जो 4 है ना, इन 4 का एक जैसा जुमला हो, पहला और आखिरी, ठीक है ना, उसके बाद बीच में चीज़ें ऐड करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, ओके। तो पॉइंट 1 कहाँ गया,
ये ऊपर था, 0.1 ये हो गया, 0.2 दिस रेशियो टेल्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज कन्वर्टिंग इट्स एसेट्स इनटू सेल्स। ठीक है, सही हो गया, और जुमला एक जैसा हो गया। अच्छा, हाँ, एसेट्स जो होते हैं, अब आपने एक प्लांट लगाया है, उससे क्या करना है आपने? प्रोडक्शन करनी है, क्यों करनी है? तो कैसे कैसे आएगा? सेल करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्लांट से हम फायदा कैसे लेते हैं? उससे चीज़ें बना के, उससे सेल्स करके। तो इसको कहा जाता है कि बिजनेस के एसेट्स को सेल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एसेट फायदा दे रहा है, इसलिए इस तरह से लिखा है। ठीक है भाई, इन्होंने थोड़ा सा, इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, द सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मैयर्स हाउ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स जनरेट रेवेन्यू। ये ज़्यादा आसान है, लेकिन मैंने एक जैसा किया है बस। ठीक है ना, दोनों में से जो पसंद आए वो लिख लेना। ओके, हाउ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स जनरेट रेवेन्यू, हाउ एफिशिएंटली। ठीक है, तो जो ज़्यादा बेहतर है, हायर इज बेटर। ये तीनों रेशो, चारों रेशोज क्या हैं? हायर इज बेटर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न है, प्रॉफिट है, हायर इज बेटर। रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिट है, रिटर्न प्रॉफिट, हायर इज बेटर। रिटर्न ऑन एसेट प्रॉफिट, रिटर्न प्रॉफिट, हायर इज बेटर। टर्नओवर सेल्स की बात हो रही है, ये भी हायर इज बेटर। सेल जितनी ज्यादा, प्रॉफिट उतने ज्यादा। जीपी ओवर सेल, नेट प्रॉफिट, जीपी रेशो नेट प्रॉफिट रेशो, हायर इज बेटर। कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, यानी एक्सपेंस वाली तीनों रेशियोज लोअर इज बेटर। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और खत्म हो गई। ठीक है, पढ़ लें जरा, एक इंपॉर्टेंट बात आगे लिखी हुई है, बस ये 2 लाइनें 4 पढ़नी है, बस बात खत्म कहानी। इट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट दैट द एज ऑफ कंपनीज कैन हैवीली इम्पैक्ट एज ऑफ कंपनीज एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी मैं आसान कर रहा हूं यहां पे आपके लिए। नंबर 3 अलग से आसान कर लेते हैं, पढ़ यहां से लेंगे, लिख ये वाला लेंगे। ठीक है, एज ऑफ कंपनी, एज ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी, एज ऑफ कंपनीज एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल सो caution must be taken, बल्कि caution must be taken यूं करें, so this must also be taken into account, this must also be taken into account while interpreting this ratio। भाई का सवाल पता है ये क्यों था? सर आपने ये बात क्यों लिखी है एसेट? सर मुझे अब जेहन में आ रहा है, भाई का सवाल ये इसलिए था कि लिखा नीचे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है, और लिख रहे हैं हम कि ये एसेट से सेल जनरेट कर रहे हैं। ये क्यों है? ये वो जुमला है जो मैं पहले बोल के आया था कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह की एसेट्स ही तो हैं, अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें, ठीक है ना, तो ये बैलेंस ही है, बैलेंस शीट है ना। ठीक है, आपके पास आपके एसेट्स, ये आपके पास इक्विटी और नॉन करंट डेट्स ये कहाँ पड़े होते हैं? ये इन्वेस्टेड ही होते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। आप इक्विटी ओनर घर से लाया तो आपने उसकी प्लांट खरीदा होता है, डेट लोन लिया उससे भी कोई बिल्डिंग बनाई हुई होती है आपने। ये मतलब काम आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन इसीलिए लेते हैं ना, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब, अच्छा ये बात क्यों लिखी हमने? एज ऑफ कंपनीज एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो दिस मस्ट ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इंटरप्रेटिंग द रेशियो। देखो, सेम कंपनी है, सेम वॉल्यूम पे चलने वाली कंपनी, सेम प्रोडक्शन, सेम आउटपुट, सब कुछ सेम है, लेकिन एक कंपनी अभी 2 साल पहले बनी है और एक 20 साल पुरानी है। जो 2 साल पहले बनी है उसकी किताबों के अंदर एसेट्स बहुत महंगे पड़े हुए हैं, जाहिर है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, क्या ख्याल है? और दूसरे की एसेट्स की वैल्यू कम होगी डेफिसिट होकर। अब सब कुछ सेम होने के बावजूद एक कंपनी की रेशियो दूसरी से डिफरेंट आ सकती है।
हालांकि प्रोडक्शन भी सेम है, एफिशिएंसी भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उस नई का कसूर सिर्फ ये है कि उसके एसेट अभी नए हैं, वो डेप्रिशिएट नहीं हुए, तो उसके एसेट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो रेशो कम हो जाएगी डिनोमिनेटर ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट दैट एज ऑफ कंपनी एसेट्स कैन हैवीली इम्पैक्ट hence result in different asset turnover ratios for similar company. For example, a company having older asset with lower book value might have higher asset turnover ratio than the one that has similar revenue but newer higher net book value assets. वही वाली बात लिखी है, बस इतना सा जुमला लिख दोगे तो काफ़ी हो। ओके, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस 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 ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स तो हाईलाइट करवाने दो। यहां से यहां तक पढ़ना है, अल्लाह जानता है, बस बस ऐसे पूरी कर भाई, पूरा कर लेने दो इसको। आप कॉन्स्ट नहीं पता, सच मान लो ये बस ये 10वीं। A constantly declining asset turnover ratio or a lower ratio as compared to entity, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जरूर निशान लगाने। ठीक है, to the industry average might indicate towards issues excess production capacity poor, ये काम की चीजें हैं। ठीक है, यही आपके काम आनी है। तो अगर वो कहता है जी आपकी एसेट टर्नओवर रेशियो कम ही होती जा रही है पिछले साल से या इंडस्ट्री से, तो लगता है आप फारिग बैठे रहते हैं, लगता है आप मैनेज नहीं कर रहे इन्वेंट्री को सही, लगता है आप कलेक्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी इंप्लीकेशंस आएंगे इंशाल्लाह अगली रेशियोज में। ठीक है, द हायर द रेशियो द बेटर इट इज कंसिडर्ड। अगली लाइन नहीं पढ़नी फिलहाल आपने, ठीक है, उससे अगली भी नहीं पढ़नी, और ये तो वही हमारी मशहूर ज़माना लाइन है, इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स। तो ये जितना हाईलाइट किया है ना भाई, ये आपने नोट्स बनाने होते हैं ना, तो आपके ये इंटरप्रिटेशन वाले नोट्स हैं। ठीक है, ओके, अब बस ये सुने कि हमने कौन कौन सी रेशियो पढ़ी हैं और फिर ब्रेक करें। सबसे पहले हमने प्रॉफिटेबिलिटी की सारी रेशियोज पढ़ ली, आधी रेशियोज भी पढ़ ली, और उसके बाद वाली वैसे भी टाइम कम लगता है। प्रॉफिटेबिलिटी की सारी रेशियोज हमने पढ़ ली हैं, जिसमें सबसे पहले हमने प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशियो देखी, जिसमें जीपी ओवर सेल, पीबीआईटी ओवर सेल, नेट प्रॉफिट ओवर सेल देखी। हायर इज बेटर। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, अच्छा, वो लिख रहे उसी तरह से पॉइंट्स हैं। फिर हमने कॉस्ट ओवर सेल, एक्सपेंस ओवर सेल कह देते हैं जरा, कॉस्ट ओवर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल लगने लग जाता है। एक्सपेंस ओवर सेल रेशियो देखी थी, जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल, सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल देखा। ये लोअर इज बेटर, बाकी पॉइंट्स वहाँ पे साथ साथ हाईलाइट करवाए थे। उसके बाद हमने 4 रेशियोज पढ़ी, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट और एसेट टर्नओवर। ठीक है, ये भी चारों हायर इज बेटर। इसमें टर्नओवर वाली टाइम्स में है, बाकी परसेंटेज के अंदर है सारी की सारी रेशियोज। ठीक है जी, अब एक ब्रेक करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। कर दें ब्रेक? अच्छा, ये बच्चों पार्ट 2 एंड किया हमने। ठीक है, अब पार्ट 3 ब्रेक के बाद शुरू करते हैं।